नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में। इसको कहते हैं आईची। अब देखो क्या हुआ, जो 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग्स हुई एट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 10th मीटिंग में कौन सा प्रोटोकॉल निकल कर आया था? क्या देखा था आपने? नगोया प्रोटोकॉल। अब ये जो 12th मीटिंग होने जा रही है, यहाँ पर पार्टीज़ ने डिस्कस करा कि कैसे इनको स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 2020 तक इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक लंबे समय का एक प्लान आया है। स्ट्रैटेजिक आप जानते हो ना, कोई भी वर्ड जब स्ट्रैटेजिक का होता है इट डील्स विद लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स के साथ या कोई गोल के साथ। एंड इट्स आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो हैं इनको 2020 से पहले अचीव करा जाना था। तो क्या बोला गया, ये जो इतने लंबे समय का जो टाइम ड्यूरेशन है, ऑलमोस्ट अ डिकेड, तो कौन कौन से स्ट्रैटेजिक गोल थे इसके अंदर? 5 स्ट्रैटेजिक गोल की कैटेगरी बनाई गई, ABCDE। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक गोल ए की। सबसे पहले उन कारणों को ढूंढो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट और सोसाइटी को साथ लेके चलो, उनकी मेन स्ट्रीमिंग करो। दूसरा स्ट्रैटेजिक गोल बी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो डायरेक्ट प्रेशर है उनको रिड्यूस करो और उनका सस्टेनेबल यूज प्रमोट करो। इस स्ट्रैटेजिक गोल सी, बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस इंप्रूव करो बाय सेफगार्डिंग द इकोसिस्टम्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इट्स स्ट्रैटेजिक गोल डी, enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services without degrading it. And goal E, enhance implementation through participatory planning, knowledge management and capacity building. अब देखो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने अपनी एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट निकाली थी। ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की ये रिपोर्ट होती है। 5वीं उसकी रिपोर्ट थी, उसमें उस रिपोर्ट ने हाईलाइट करा कि टोटल इन 5 कैटेगरीज में जितने टारगेट्स थे वो थे 20। इन 20 आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में से जिसको सभी की सभी नेशनल गवर्नमेंट्स ने जो एग्री करा था थ्रू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नन ऑफ द टारगेट्स हैज बीन मेट। कोई टारगेट फुलफिल नहीं हो सका है, और ये टाइमलाइन भी निकल गई है ना, 2020 निकल गया है ना। अब रिन्यूड प्लान इसका फ्यूचर में आए तो आए, लेकिन अभी के लिए हम इसको फेलियर ही मानेंगे। उसके बाद शर्म अल शेख डिक्लेरेशन। शर्म अल शेख एक सिटी है इजिप्ट में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ पीस। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो 14th मीटिंग हुई, वहां पर इस शर्म अल शेख डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा गया। इस डिक्लेरेशन में यह बोला गया दैट देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट बाय इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इन लेजिस्लेटिव इन पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसका मकसद क्या था? 2020 के बाद एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना, ताकि जो 2050 का विजन है बायोडाइवर्सिटी के लिए, अ न्यू डील फॉर नेचर, इसको रियलाइज करा जा सके, इसको अचीव करा जा सके। आपको ऐसा नहीं लगता इन सारी डिक्लेरेशन को सुन के कि काफ़ी ज़्यादा वेग वर्ड्स और फालतू की बातें, थ्योरेटिकल बातें इसके अंदर लिखी जाती है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता इनके अंदर? देखने से पता लगता है कि नहीं लगता है? अब 2020 में तुम आईसी डिक्लेरेशन को फुलफिल करने से फेल हो गए, उनको नहीं कर सके, डायरेक्टली तुम अपना 2050 का विजन लॉन्च कर रहे हो, और घटिया बिल्कुल डिक्लेरेशन एक नंबर की, सारी की सारी। ये क्या है ये कि लेजिस्लेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क में बायोडाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करा जाए, और जो बायोडाइवर्सिटी है
और वो उसके ऊपर फोकस जो है इन्वेस्ट करा जाए फॉर पीपल एंड प्लैनेट। या फिर आप आईसी गोल की अगर आप बात करो कि इनहेंस द बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विसेज, तो ले तो रहे हैं इंसान बेनिफिट इसका और ठोक तो रहे हैं अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को। सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करा जाए, कैसे, तरीके भी तो बताओ। और टेक्नोलॉजी और मशीनरी और इन सब के लिए कौन देगा, क्या देगा बताओ। कौन सी कंट्री देगी, ये बॉडी देगी, यूएन देगा, डेवलप कंट्रीज देंगी, ग्लोबल नदर्न कंट्रीज देंगी ग्लोबल सदर्न कंट्रीज को। समझौता करने से, प्लानिंग करने से क्या होता है। उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 15 फिर मीटिंग होती है ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको ओरिजिनली 15 से 20 अक्टूबर 2020 में होना था क्यूमिंग चाइना में, लेकिन इसको रीशेड्यूल करा गया अगले साल अक्टूबर 2021 में इन क्यूमिंग, यूनान प्रोविंस, चाइना। सीबीडी की जो COP15 की जो मीटिंग थी, इट सर्व्ड एज द 10th मीटिंग of the parties to the Cartagena Protocol on Biosafety and 4th meeting to the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing। ठीक है, जो 15th मीटिंग थी CBD की, वो एक्चुअली 10th मीटिंग थी कार्टेजिना प्रोटोकॉल की और नगोया प्रोटोकॉल की 4th मीटिंग। तो इस ये यानी कि ये वाली मीटिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रही होगी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 15th मीटिंग थी, इसमें बोला गया कि ये जो CBD का जो स्ट्रैटेजिक प्लान था, आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट, इसको रिव्यू करा जाएगा कि ये टारगेट फुलफिल क्यों नहीं हो सके और कितने टारगेट थे इसके अंदर। हमने ऊपर क्या पढ़ा अभी, कितने, 20। तो द फाइनल डिसीजन ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये COP15 में लिया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया था। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिजन बाय EU, यूरोपियन यूनियन की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो कि उसके डिसीजंस को एग्जीक्यूट करती है, यूरोपियन कमीशन। इसने यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिजन लॉन्च करा था। इसको लॉन्च करा गया था ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020, 3 मार्च को। ये जो कोलिजन है, इट इज मेड अप ऑफ, नहीं बोलना चाहिए इनको, वैसे इनको ये बोलना चाहिए जो मैं आपको बता सकता हूँ अलग सोर्सेज से, जहाँ से मैं जानता हूँ कि ये कोलिजन लेकर चलता है, इट इंटीग्रेट्स बोथ या फोकसेस ऑन बोथ इन situ एंड ex situ कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जूस, एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, नेचुरल हिस्ट्री, साइंस म्यूजियम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर इन पे फोकस करा जाता है कि इनको एक ऐसी बेहतरीन जगह बनाई जाए जहाँ पर ये कैसे इंस्टीट्यूट्स इमर्ज, ये ऐसे एक इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होकर आएँ, सो डैट दे शुड बूस्ट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द नेचर क्राइसिस। ठीक है, and this was done ahead of the COP15 मीटिंग ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि क्यूमिंग चाइना में होनी थी अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अच्छा मीटिंग डिले क्यों हो गई थी, जो एक्चुअली 2020 में होनी थी यहाँ पर, क्योंकि अगर श्रेया कोई चाइना जाता तो शायद से ही वापस आता, है ना। और ये वाली मीटिंग भी ना एक्चुअली ऑनलाइन हुई थी 21 वाली में। चाइना के अंदर जाने के लिए कोई भी पार्टी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। हमें क्वेश्चन पूछ रहा था यूपीएससी यहाँ पर कि इनमें से क्या चीज़ मतलब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, अपना प्रभाव डाल सकती है। उसमें था एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, है ना। अब हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स साइट्स ऑफ एनी ऑफ वेरियस एरियाज और ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती हैं। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी से रिलेटेड यूपीएससी ने साल 2016 के अंदर मेंस में क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को का
मैकब्राइड कमीशन, मैकब्राइड कमीशन एक्चुअली मीडिया रेगुलेशन के लिए कमीशन था, लेकिन जिस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और उसके बाद भी मैकब्राइड के बारे में किसी का बाप भी नहीं जानता था, यूपीएससी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, ठीक है, कोई भी नहीं, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई कोचिंग सेंटर, ना उनका मटेरियल, ना जो लोग यूपीएससी निकाल चुके थे या जो पेपर जो मॉक टेस्ट वगैरह जो सेट करते हैं, कोई भी नहीं जानता था, किसी का बाप भी नहीं जानता था। इस तरह के क्वेश्चन आर सपोज टू बी लेफ्ट। जीएस ने जीएस पेपर 2 में पूछा, अगले ही दिन जीएस पेपर 3 में उसने पूछा था, यूपीएससी ने सेम ईयर अगले ही दिन जो पेपर था जीएस पेपर 3 में, एलिलोपैथी। व्हाट इज एलिलोपैथी? ये मेजर क्रॉपिंग पैटर्न में कैसे मदद कर सकता है? अगेन ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था और ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। पूछ रहा है एलिलोपैथी, लॉन्डे लिख कर आ गया एलोपैथी। एलिलोपैथी एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह इंजेक्ट करना, कुछ दवाइयाँ मतलब इंजेक्ट करना, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है और जो उस पर कीड़े नहीं लगते, इसके रिगार्डिंग होता है, उनकी ग्रोथ को, उसकी ग्रोथ के रिगार्डिंग कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है प्लांट्स और ट्रीज से रिलेटेड, उसको कहते हैं एलिलोपैथी। लेकिन डोंट वरी, हम मैकब्राइड और एलिलोपैथी के बारे में पढ़ेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डीकोड करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेंस के अंदर जो पहले पूछा जा चुका और वो उस साल बेकार हो गया तो आगे चलकर यूपीएससी उसके लिए प्रीलिम्स की स्टेटमेंट नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। उसके बाद जो साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, दे हैव एन आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ये जो कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट करा गया था यूनेस्को के द्वारा 1972 में, एंड इट गॉट एनफोर्स इन 1975। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कन्वेंशन, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके इन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द कल्चरल ट्रेजर्स एंड नेचुरल एरियाज। ये कन्वेंशन डिफाइन करती है अलग अलग तरह की साइट्स को जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जा सकता है, फिर चाहे वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हो। जनरली तो हमें देखो यही लगता है ना श्रेया कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ही होते होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें जान लो। कुछ कुछ म्यूजियम्स भी हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरियाज भी हो सकते हैं और जियोलॉजिकल हेरिटेज एरियाज भी हो सकते हैं। तो ये म्यूजियम वाली बात अगर आए तो कल को इसको करेक्ट ही मार्क करना, इसको एलिमिनेट ना कर देना कि म्यूजियम को कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो जब भी किसी कंट्री के किसी एक एरिया को एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी या जियोलॉजिकल हेरिटेज वाली साइट को, रीजन को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जब दर्जा मिलता है यूनेस्को के द्वारा, तो यूनेस्को सेट्स आउट द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट पार्टीज कि उस पोटेंशियल साइट्स में उनका रोल क्या होगा उनको प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए। अब जब ये जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, कुछ रूल्स हैं। नेचुरल हेरिटेज साइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दोज नेचुरल एरियाज दैट furnish or provides outstanding examples of Earth's record of life or its geologic processes. ये यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल हेरिटेज साइट्स की, जहाँ पर पूरी पृथ्वी पर कुछ यूनिक आपको स्पीशीज देखने को मिलते हैं, फ्लोरा फौना के टर्म्स में, या इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो वहाँ पर जनरली नेचुरल हेरिटेज साइट्स का दर्जा उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती ना फिर वहाँ पर। अब जैसे आप कहोगे ये जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सर क्या है, मान लो कि जहाँ पर किसी एक जगह पर कोई एक इवेंट होता है,
लाइक ऑरोरा लाइट। ऑरोरा लाइटनिंग इवेंट जानते हो ना, जब रात को आसमान चमकता है लाइटों से, नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह जिसको कहते हैं। अब जहाँ पर ये फिनोमेना अगर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करा जाता है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी वहाँ पर प्रमोट हो रही है, तो श्रेय वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना क्या ठीक है? बताओ, उससे कुछ हो जाएगा अगर वो इवेंट है तो? और ऑरोरा लाइट को अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो क्या खींच लेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे? उसके बाद if that natural area provides excellent example of ongoing ecological and biological evolutionary processes, and if it contains natural phenomena that are rare, unique, superlative or of outstanding beauty। जैसे लोग जा रहे हैं वेस्टर्न घाट में एक फूलों को देखने जो कि 12 साल में एक बार खिल रहा है, नाम बताओ उसका? नीला कुरिंज। प्रोटेक्शन वहाँ पर होगी, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि उधर के लोग ही देखेंगे, उस पहाड़ के रहने वाले कम्युनिटीज़ ही उसको देखेंगे। दिल्ली वाला कोई नहीं आ सकता, पंजाब वाला वहाँ पर कोई नहीं आ सकता, बाहर का कोई फॉरेन टूरिस्ट उसको देखने नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, 12 साल में एक बार अगर वो खिलता है, वो एक रेयर इवेंट है कि नहीं है? बताओ। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अब दूसरे कुछ रूल्स पढ़ो। Natural heritage sites are restricted to those natural areas that furnish or provide habitats or rare endangered animals or plants or are sites of exceptional biodiversity। यहाँ पर भी नेचुरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है, कुछ प्रोटेक्शन दी जा सकती है इनको, लेकिन फिर भी कंप्लीट तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाना ये चीज़ ठीक नहीं होती। क्यों? अगर ऐसा होता, नेशनल पार्क जो होते हैं वो घूमने के लिए नहीं होते हैं क्या? बताओ ज़रा। भले उनके पास नेशनल हेरिटेज साइट का अगर दर्जा हो, वो नेचुरल हेरिटेज साइट हो, कुछ भी हो, आप नहीं घूम सकते नेशनल पार्क में। सारे के सारे नेशनल पार्क ओपन होते हैं पब्लिक के लिए कि नहीं होते घूमने के लिए? बताओ, हाँ कि ना? नेशनल पार्क नहीं घूम सकते आप? नहीं, मैं नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ। नेशनल पार्क के अंदर भी कोर एरियाज होते हैं, कोर ऑफ द कोर एरियाज कहते हैं हम उसको, लेकिन नेशनल पार्क घूमने के लिए नहीं होते क्या? क्या आप नेशनल पार्क में नहीं जा सकते हो? होता है, लेकिन मैं अगर इसमें लाइन ऐड करूँ तभी जाके मीनिंगफुल बनेगा, अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑफ फॉरेस्ट अथॉरिटीज़, है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ जीप्स और वही ट्रैवल करते हैं। कभी कभार वो आपको ये भी बोल देते हैं कि नहीं अभी फुल है यहाँ पर, अभी नहीं जा सकते आप। आपको अपनी गाड़ी लेकर जाने दिया जा सकता है वहाँ पर अंदर कि जाओ बाइक से घूम कर आ जाओ? नई नई शादी हुई है, हैं, कपल को बोला जाए तो बाइक से घूम कर आ जाओ अंदर। उसके बाद देयर आर 10 क्राइटेरिया फॉर कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज की लिस्टिंग के लिए, एंड नॉमिनेटेड साइट मस्ट बी ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड दे मस्ट मीट एट लीस्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया बिलो। अब इसके बारे में ये जो क्या कहते हैं, जो ये लिस्टिंग है ना, या फिर जो नेचुरल हेरिटेज साइट, जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, ये आप ना आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ोगे। जो स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर की जो बुक होगी आपकी, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक भी आती है, अगर आपको पता हो तो हम वहाँ से भी पढ़ेंगे, प्लस स्टडी IQ से पढ़ेंगे। मतलब वो ज़्यादातर तो देखो एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो कवर कर लेता है उसकी 90% कवर हो जाती है आर्ट एंड कल्चर। कुछ चैप्टर जो होते हैं वो आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया था, म्यूज़िक, डांस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स। तो ऐसे ही करके एक चैप्टर होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उसके अंदर आपको वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया जानने को मिलेगा। तो अभी परेशान मत होना, ठीक है, कि ये क्राइटेरिया क्या होते हैं और लिस्टिंग कैसे मिलेगी, भारत के अंदर कौन कौन सी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है और किस किस को निकाला जा चुका है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चिंता मत करना बिल्कुल भी। अब 2010 का जो साल था, UN ने डिक्लेयर करा था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2010 को।
तो इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अस। स्लोगन इसका क्या था? बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी इज़ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी इज़ आवर लाइफ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।